पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और इस बीच देख लीजिए सेंसेक्स निफ्टी में मामूली सी कमजोरी का संकेत है। 7 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत होने के आसार हैं। एशियाई बाजारों पर डालिए नजर और वहां देख लीजिए किस तरह की तस्वीर है। मिला जुला कारोबार सुबह दिख रहा था एशियाई बाजारों में। आप देखिए निक्की में कोई रुझान नहीं, 2 पॉइंट ऊपर नीचे, शंघाई 2 पॉइंट ऊपर नीचे, हांगकांग 33 पॉइंट ऊपर है। स्ट्रेट टाइम, ताइवान, कोरिया, ये तमाम बाजार ऐसे हैं जो हल्के से लाल निशान में, तो बेहद सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। रुपए की चाल पर रखेंगे नजर। करेंसी मार्केट में आज किस तरह की ओपनिंग होती है और साथ ही डॉलर इंडेक्स का भी हाल देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह का रुझान है। क्रूड गोल्ड भी स्टेबल होते हुए दिखे। डॉलर इंडेक्स देखिए 9750 पर है। करेंसी मार्केट में 64 रुपये 59 पैसे ये था कल का क्लोजिंग लेवल, यानी कि 5-6 पैसे की कमजोरी कल रुपए में देखने को मिली थी। तो आज देखते हैं आज किस तरह का रुझान भारतीय बाजारों में वहां पर दिखता है। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त का रुझान है। आइए फोकस करते हैं उन शेयरों पर जहां पर एक्शन दिखेगा और उनमें से एक है फोर्टिस हेल्थ केयर। जैन साहब, आपसे राय लेना चाहूंगा, क्या कहा जाए, जिस तरह से कल IHH की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने मलेशिया में अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को लिख कर भेजा कि वो फिलहाल कोई इतना इस नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, इस समय कोई डील होने की संभावना नहीं है। जो फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर अपनी स्टेक बेचना चाहते थे, ये बयान आया है। क्या इसके चलते फोर्टिस में दबाव रहेगा? कमज़ोर शुरुआत हो तो उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो सही है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से पास्ट में भी रहा है कि कोई बहुत बड़ा रिटर्न ये स्टॉक दिया नहीं, और मैं वैसे बिल्कुल भी स्टॉक पे बुलिश पहले भी नहीं था, और अभी भले ही कितनी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो मैं उस न्यूज़ को यूज़ करूंगा एग्जिट लेने के लिए। और बाकी कल तो नेगेटिव न्यूज़ थी है, तो मेरे हिसाब से करेक्शन आना चाहिए। और थोड़ी राय यही दूंगा कि इस सेक्टर में अगर रहना ही है तो दूसरे स्टॉक्स है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल है, वहाँ पर ध्यान दिया जाए रादर देन इस स्टॉक पे। तो मेरी राय में यही है कि जिन्होंने ले रखा है वो आज अब जहाँ पे भी नीचे आए तो आज तो पैनिक में नहीं निकले, क्योंकि रोज़ न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से बोलूँगा कि वॉलेटिलिटी आ रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कुछ ना कुछ चल रहा है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जैपनीज़ पार्टनर वाला भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। सो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब सिट टाइट वाली बात है जिन्होंने ले रखा है उनके लिए। ओके, तो जिन्होंने ले रखा है वो देखें, इंतज़ार करें। और ट्रेडर्स के लिए तो आज मौके होंगे कम, क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में आज ही ये शेयर आया है। तो देखना होगा इंटरेस्टिंग कल जो तेजी की पोजीशन बनी है आज वो किन लेवल पर और कितनी कम होती हुई नजर आती है। फिलहाल 6% नीचे खुलने के संकेत प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर ये स्टॉक देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाजार की शुरुआत होती दिख रही प्री ओपनिंग सेशन में। और देख लीजिए किस तरह के संकेत आ रहे हैं। 150 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है, निफ्टी 15 अंक मजबूत दिख रहा है। और वजह यह कि ONGC IOC BP अच्छा ऑयल एंड गैस शेयरों में आज थोड़ी मजबूती के संकेत हैं। 3 पैसा मजबूत खुलता हुआ रुपया 64 रुपये 56 पैसे के आसपास। तो करेंसी मार्केट में भी बिल्कुल ठीक इक्विटी मार्केट की तरह बेहद सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के संकेत वहां पर भी नहीं है। इस बीच HDFC 6% मजबूत होने के संकेत दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं बाजार किन लेवल्स के आसपास सेटल होते हैं, थोड़ी देर में ये समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर एक्शन होने वाला है। माइंडट्री, वागले साहब इसके चार्ट देखकर बताएं, क्या कोई मौका है खरीदारी का? 28 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है माइंडट्री की, और इस बोर्ड बैठक में बायबैक पर किया जाएगा विचार। अनिल जी, माइल्डली पॉजिटिव मैं कहूंगा, ज्यादा दम नहीं है, ज्यादा दम नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता ये जो भी न्यूज होगा 535 540 ब्रेक होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता ऑन द अपसाइड। ओके, तो माइल्डली 2-3% के लिए एज अ ट्रेड अवॉइड करे तो बेटर है। श्रीराम EPC, राकेश जी इसके चार्ट देखकर बताइए। ये जब चलता है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा जाता है। 165 करोड़ के ऑर्डर इनके हाथ लगे हैं वाटर मैनेजमेंट से जुड़े हुए। अगले 24 से 30 महीने के भीतर इनको इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। छोटी टिकट साइज का शेयर है। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे स्टॉक के लिए आज? हेमंत जी, अगर आप इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो इस न्यूज से पहले टेक्निकल रुझान तो नेगेटिव है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का रुझान बना हुआ है। और इस स्टॉक में हेमंत जी तेजी तब शुरू होगी, ये स्टॉक एक बार 25 रुपए 50 पैसे के ऊपर का डिसाइसिवली इसको क्रैक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग लेता है, तब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आएगा। एल्स स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम का है। 25 रुपए 50 पैसे के लेवल को डिसाइसिवली तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब बाइंग करनी चाहिए। ओके, हडको पर एक राय लेना चाहता हूं आपसे जैन साहब। आज खबरें आई कि हडको में PF अकाउंट खोलने पर कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फायदा मिलेगा। नए घर खरीदने पर ब्याज दरों में थोड़ी छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। क्या लगता है आपको, हडको का शेयर अब 70 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदने लायक है या थोड़ा और कमजोरी का इंतजार करें?
नहीं, बिल्कुल देखिए, ये स्टॉक तो ऐसा है कि आईपीओ में भी बेहतरीन रिस्पांस था ही और बेहतरीन फंडामेंटल्स है, कुछ थोड़े से एसेट क्वालिटी को लेकर इश्यूज थे, बट ओवरऑल आई फील कि ये स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए और मैं नया इन्वेस्टमेंट की भी राय दूंगा। आज जरूर से ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, उछाल से खुलेगा, मुझे लगता है कि हो सकता है 4-5% तेज खुले, बट जहाँ पे भी एक बार न्यूज़ आती है तो एक वो स्पाइक बनता है, थोड़ा सा नीचा है, कंसोलिडेट होता है, तो वहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करें और ये स्टॉक बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार का जितना अफोर्डेबल हाउसिंग पे और ओवरऑल पूरे अर्बन डेवलपमेंट और इस पे जो फोकस है उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। सो इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक। ओके, लॉन्ग टर्म के लिहाज से हटको है बेहतरीन स्टॉक, यहाँ पर की जा सकती है खरीदारी, लेकिन हाँ जिस तरह का रेस्पॉन्स आईपीओ में मिला था उतनी दमदार लिस्टिंग नहीं हो पाई और उसके बाद स्टॉक एकदम ठंडा हो गया। जितनी तेजी बननी चाहिए थी उतनी बनी नहीं। शायद ये कुछ और ट्रिगर्स हैं जो मजबूती दे सकते हैं स्टॉक को। लेकर देख लेते हैं आज के मैच का स्टॉक 2020 के मैच का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम्स। और देखिए कल की कमजोरी में भी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, इवन एफआईआई जो बेच रहे थे बाजारों में, उन्होंने भी खरीदारी करी है। तो गिरावट में खरीदारी के मौके सब ढूंढ रहे हैं और जेट और स्पाइसजेट और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड के चलते एयर फेयर्स देखिए बढ़ गए हैं और कच्चे तेल में तो कमजोरी है ही। एविएशन शेयरों के अलावा नजर रखिए होटल शेयरों पर भी, तो ताज जीवी के होटल और रॉयल ऑर्किड के ऊपर भरोसा किया है। वीआईपी को भी फायदा मिलेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट घटेगी अगर कच्चा तेल नीचे जाता है, तो यहाँ से एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और आज एक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, क्योंकि नए स्मार्ट सिटीज का ऐलान सरकार आज करने वाली है। तो डीबी रियल्टी, पेनिनसुला लैंड पर रखिए नजर। लो कॉस्ट हाउसिंग का प्ले है अंसल हाउसिंग और अंसल प्रॉपर्टीज, तो इन दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। खरीदारी पे ही मेरी टीम का भी पूरा फोकस है, तो इसलिए यहाँ पे माइंडट्री बायबैक की खबर है। हटको ने ईपीएफओ टाई अप किया है। ईआईडी पेरी ने स्पिरुलिना बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी टाई अप किया है। क्वेस्ट कॉर्प ने 2 छोटे-छोटे एक्विजिशंस किए जो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए नेगेटिव है क्योंकि आईएचएच हेल्थकेयर ने बोला कि वो फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है। परसिस्टेंट सिस्टम में मॉर्गन स्टैनली ने 13 लाख शेयर खरीदे। श्रीराम ईपीसी को 2 अलग-अलग ऑर्डर मिले हैं जो करीब 150-200 करोड़ के आसपास हैं। वो खार्ड ने अपना मामला लंदन में सेटल कर लिया है, वो एक पॉजिटिव इसके लिए। जैक कॉप पर नजर रखिए क्योंकि नैना प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर्स आने वाले हैं, साथ ही स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव। और पटेल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का मानना है कि 1.5-2% की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो चुकी है और 5 जो एन्युटी प्रोजेक्ट है उसमें 2 पे काम शुरू हो चुका, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो वो खार्ड ने एक मामला सेटल किया है। नीरज बता रहे थे टेवा के साथ मामला था, तो बागले साहब आप वो खार्ड का जब तक चार्ट देखिए, मैं जैकॉब के चार्ट पर राय लेता हूं। बंसल जी, आपको एनसीसी अच्छा लगता है, जैकॉब पर भी राय दीजिए, क्या ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? आज जैन साहब को भी पसंद है ये शेयर। हेमंत जी, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इनफैक्ट एनसीसी में अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, 93.50 के ऊपर एनसीसी निकलेगा तब ब्रेकआउट होगा। जैकॉब ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिखा चुका है 82 रुपीस के ऊपर, और जिस तरीके से जैकॉब का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 79.5 एक अच्छा बेस है, और जैकॉब ऊपर में 89-90 के लेवल 1-2 दिन में ऊपर दिखाने का दम रखता है। की कंपनी जरूर है वो खाड़, लेकिन ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है जब इस शेयर में कोई भी पोजीशन हो। तो ये बताइए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से, खबर तो देखिए पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन इस शेयर पर मतलब आप देखिए दिन में एक ही खबर पर दोनों तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस स्टॉक पर आपका क्या व्यू है? एक कहावत है हेमंत, दवा के साथ दुआ की जरूरत होती है। ऐसा ये मुझे स्टॉक लग रहा है। हालांकि मुझे कुछ दिन पहले लग रहा था कि ये 650 क्रॉस करके 700 की तरफ जाएगा, बट जिस तरह से 600 के लेवल्स ब्रेक किए हैं और उसके बाद तो वन वे फॉल है, तो मैं बिल्कुल भी बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। आपने पहले बेचा है ऊपर में, तो ओवरसोल्ड लेवल्स है, तो इसके लिए बेचने का भी मतलब नहीं बनता है, ट्रैप हो सकता है, लेकिन डाउन साइड है थोड़ा। इसको दरअसल इस सेटलमेंट के तहत काफी सारे पैसे टेवा को देने हैं, तो सेटलमेंट जरूर हुआ है, लेकिन इस सेटलमेंट के तहत इनको खर्चा करना पड़ रहा है। ये आज स्टॉक फिर रडार पर साफ तौर पर रहने वाला है। भूषण स्टील पर चार्ट देकर आए हैं वागले साहब, क्या कोई कमजोरी के संकेत बन सकते हैं? क्योंकि एसबीआई ये यहाँ पर एक्शन लेने की तैयारी में है आईबीसी के तहत। आईबीसी का मतलब है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, जो हाल ही में आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं एनपीए वसूल करने के लिए। तो 3 ग्रुप का नाम आ रहा है, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील और एसआर। क्योंकि एसआर में तो लिस्टेड कंपनी नहीं है इस वक्त जिसके लिए एक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रो स्टील तो 2-4 रुपये का रह गया शेयर। भूषण स्टील जरूर हर रोज बड़े उतार चढ़ाव दिखा रहा है। कमजोरी की खबर है ये?
अभी तक हालांकि पुष्टि होना बाकी है, सोर्स बेस खबरें हैं ये, लेकिन भूषण स्टील के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अनिल जी 3 दिन पहले जो लो बना था 51 का, शायद वो ना ब्रेक हो, लेकिन यहाँ से थोड़े डाउनसाइड है। कल थोड़ा जिस तरह से फॉल हुआ है, पैटर्न डेफिनेटली बिगड़ा है और कल काफी वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हुई है, तो मैं समझता हूँ एक 63-60 तक जा सकता है। 60 शायद ब्रेक ना करे। ऑन द अपसाइड 78 ब्रेक नहीं, जब तक क्रॉस नहीं करेगा ये स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड या वीक ही मैं मानूंगा। चलिए, तो इस शेयर पर ये रहा है रिलायंस डिफेंस, कल का स्टार परफॉर्मर, बागले साहब का आज का टॉप पिक भी है। राकेश जी, आपसे भी एक राय लेना चाहता हूं। ये तो एफएनओ वाला शेयर भी है और जिस तरह से दाहिर के साथ इन्होंने एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाने का कामकाज किया है, ये कंपनी ने देखिए काफी तेजी से एक्सपैंड किया है अपने आप को, और अनिल अंबानी जी का जो फोकस है वो अब डिफेंस के ऊपर है और सरकार का फोकस भी मेक इन इंडिया डिफेंस पर है। कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर ये शेयर, और एफएनओ का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? कल तो अच्छी तेजी हुई थी। हेमंत जी, एफएनओ का डाटा क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि वर्स्ट ओवर है। जो स्टॉक में हमने एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी, लगभग 67 रुपीज से स्टॉक नीचे में 55 रुपए तक आया था, वो गिरावट खत्म हो चुकी है और एक क्लियर कट लगता है कि वर्स्ट ओवर है, बेस बन चुका है। कल के सत्र में 58 के ऊपर टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और अब 55-56 स्टॉक का बेस है और डेरिवेटिव डाटा ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक दोबारा से अटेम्प्ट करेगा 65-66 तक, 65-66 तक ऊपर जाने के लिए। ओके, तो ये रिलायंस डिफेंस और वागले साहब कल सुबह सुबह ही खुलते ही रिलायंस डिफेंस रडार पर आया था और मेरे ख्याल से क्या भाव में हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, शायद 58-59 के आसपास। हाँ, आई थिंक नहीं 60 पे 60? किया था और 58 का 2 रुपए का स्टॉप लॉस था। हाँ, राइट। ऊपर गया बट वो फिर थोड़ा सा बाजार नीचे आया तो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन पैटर्न अभी भी पॉजिटिव ही है, मजबूत है पैटर्न, तो यहाँ पर खरीदारी बन सकती है। अभी भी तेजी करके चलें, ये राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। और इस बीच कुछ और सैटेलाइट्स हिंदुस्तान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं, उसकी ताज़ा तस्वीरें ये आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। हमारा जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा, वहाँ से ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें लाइव आप वहीं से देख सकते हैं इस वक्त जो होती हुई दिख रही हैं आपके सामने। तो अंतरिक्ष जगत में एक और बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है उन पर राय ली जाए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बैंड से बाहर नहीं निकला, कल 10% ओपन इंटरेस्ट घटा उसके बावजूद। राकेश, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स जिनकी पोजीशन है अगर इंडिया बुल्स में तेजी या मंदी की, उन्हें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या लेवल्स उनके लिए अहम है आज? अनिल जी, अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है उसके अंदर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर, तो मेरा ऐसा मानना है निकल जाना चाहिए। काफ़ी बड़ी रैली ये स्टॉक दिखा चुका है और स्टॉक के लगभग ऊपर के जो टारगेट्स थे, उन टारगेट्स 210, 215 के, उन टारगेट्स को स्टॉक ने अचीव करा है। और कल के सत्र में अनिल जी 200 रुपए के नीचे स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया है। अनटिल एंड अनलेस स्टॉक ऊपर में 206 के ऊपर सस्टेन करे तभी अप ट्रेंड रिज्यूम होगा, एल्स स्टॉक काफी समय बाद करेक्टिव मोड में आया है और टेक्निकली स्टॉक यहां से नीचे में 180, 185 तक गिरने का दम रखता है, तो निकल जाना बेहतर होगा और 206 के ऊपर सस्टेन करे तभी बाइंग करनी चाहिए, एल्स इन स्तरों पर या उछाल पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। EID पैरी, जैन साहब नजर है क्या आपकी इस कंपनी पर? ये कंपनी दरअसल चीनी के कामकाज के साथ साथ सैनिटरी वेयर के कामकाज में तो थी, अब ये कंपनी कुछ ऐसे पिगमेंट्स बना रही है जो खाने में इस्तेमाल होने वाले हैं, कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है। कैसी लगती है EID पैरी आपको फंडामेंटली? मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, वैसे ग्रुप तो अच्छा माना जाता है। फंडामेंट सर्टेनली देखिए, शुगर स्टॉक्स में कई बार मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया क्लाइंट्स को भी, क्योंकि इसके साथ शुगर के साथ साथ और भी चीज़ें आती है, कन्फेक्शनरी, और जो आज की न्यूज़ है जो स्पिरुलिना जो ये लोग एक ब्लू पिगमेंट जो यूज़ करेंगे उसका भी मार्केट बड़ा है और इनफैक्ट इस सेगमेंट में आई है, तो और भी आगे एक्सपेंशन जब होगा और प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो सर्टेनली एक नया एक वर्टिकल इनकी कंपनी में बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो बिल्कुल जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखे और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम्स में।
ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए EID पेरी पर राय कि एक सब्सिडरी कंपनी ने नीला पिगमेंट बनाने के लिए करार किया है। 60 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 13 अंक ऊपर है निफ्टी। आज प्री ओपनिंग सेशन में इस वक्त ये संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन निफ्टी में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% मजबूत या कमजोरी के साथ खुलने के संकेत देता हुआ दिख रहा हो। इन्फोसिस जरूर एक स्टॉक है जो आधा % मजबूत होता हुआ दिख रहा है। IT शेयरों में कहीं कोई मौका दिखता है खरीदारी का? राकेश आप बताएं, क्योंकि इन्फी मजबूत है इस वीकेंड पर, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, तो IT शेयरों के लिए लगता है थोड़ा सा ट्रम्प साहब रुख नरम कर सकते हैं वीज़ा के मामले को लेकर। कुछ अगर तेजी हो जाए तो बताएं। अनिल जी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि IT स्टॉक्स में कल के जो चार्ट्स हैं वो संकेत करते हैं कि चांसेस हैं कि जो कल के लोस थे वो शायद एक बॉटम बच चुका और शायद अप ट्रेंड रिज्यूम हो, तो सुबह थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एल्स अगर हम देखें तो फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स करेक्ट कर रहे थे और मिड कैप IT स्टॉक्स एक रैली दिखा रहे थे, हेक्सावेयर, KPIT। बट कल के सत्र में देखें तो हेक्सावेयर ने भी करेक्शन दिखाई, KPIT ने भी करेक्शन दिखाई। कल अगर आप CNX IT इंडेक्स को देखते हैं तो चार्ट्स देख के ऐसा लगता है कि शायद एक बॉटम लगा है और एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो। अगर कल के हाइस के ऊपर ये स्टॉक निकलते हैं, स्पेसिफिकली अगर इन्फोसिस ऊपर की तरफ निकलता है और ये स्टॉक 950 के ऊपर निकलता है इन्फोसिस, तब डेफिनेटली इन्फोसिस को बाय करना चाहिए। तब इन्फोसिस के अंदर ऊपर में 970, 973 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। चलिए, शुरुआत भारतीय बाजारों की होने की तैयारी में। कल की कमजोरी के बाद ऑयल एंड गैस शेयरों में थोड़ी सी रिकवरी के संकेत है। देखिए, गेल आधा % मजबूत है, BPCL आधा % मजबूत है, ONGC आधा % मजबूत है, और दूसरा पैक है IT का जिसमें इन्फोसिस और एक और स्टॉक जो टेक महिंद्रा, ये आधा % मजबूत नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी है। एक्सिस बैंक हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है। HDFC लिमिटेड न कि बैंक, ये हरे निशान में खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। कल के मजबूत शेयरों में अंबुजा सीमेंट थोड़ा नुकसान के साथ खुल सकता है, आधा %। ITC में थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो मिला जुला सा कारोबार है आज के सेशन में। खबरों के दम पर भी स्टॉक्स में कोई खास बड़ा एक्शन नहीं। एक फोर्टिस हेल्थ केयर को छोड़ दे जो कि 6% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन बाकी स्टॉक्स काफ़ी रेंज बाउंड है। हाँ, श्रीराम EPC जरूर है जो 10% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। ये एक स्टॉक है जो एक्शन में दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की और देख लेते हैं कि शुरुआत मजबूत होती हुई दिख रही है। ओके, 9643 पर 13 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत है इस वक्त निफ्टी पर। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1/4% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी 35 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ये है बाजार का रुझान इस वक्त का शुरुआती कारोबार में। चलिए, आज की हो चुकी है पारी की शुरुआत और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 64 अंक मजबूत खुलता हुआ सेंसेक्स 15 अंकों की मजबूती है निफ्टी पर, 9645 पर खुलता हुआ निफ्टी, 1/4% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में और 30 अंक मजबूत खुलता हुआ बैंक निफ्टी। तो हरे निशान के साथ चारों इंडेक्स खुले हैं। M&M टॉप गेनर है 0.5% की मजबूती के साथ। CLSA की रिपोर्ट 1530 का लक्ष्य, उसका असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं स्टॉक के दाम पर। TCS आधा % मजबूत, यहां पर भी CLSA की रिपोर्ट 3000 का टारगेट, फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। BPCL, गेल जैसे ऑयल एंड गैस स्टॉक, रिलायंस जैसे स्टॉक आधा % मजबूत होते दिख रहे हैं। तो कई सारे दिग्गज हैं जो मजबूत होते दिख रहे हैं। फार्मा शेयरों पर नजर किए, डॉक्टर लुपिन ने आधा % की मजबूती के साथ शुरुआत की है, यहां खरीदारी होती दिख रही है। इन्फोसिस ने आधा % की मजबूती के साथ शुरुआत की है, तो ये है मजबूत स्टॉक। कमजोर क्या है? ITC 0.5%, टाटा स्टील, हिंडाल्को ये कमजोर होते हुए दिख रहे हैं और यही वजह कि आप देखिए निफ्टी एकदम फ्लैट होता हुआ दिख रहा है, अब लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन आइए वायदा कारोबार की तरफ, क्या है मजबूत? आईबुल रियल 1.5% मजबूत, टॉप गेनर JP एसोसिएट 1.5% मजबूत, माइंड ट्री में भी 1.5% की मजबूती। 28 तारीख को है बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट और यहां पर भी मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है फोर्टिस हेल्थ केयर पर। 7% का नुकसान फोर्टिस हेल्थ केयर में, बड़ा झटका लगता हुआ इस स्टॉक को। और इसके बाद है भारत फोर्ज जहां 1.5% का नुकसान। जस्ट डायल IFCI वायदा कारोबार के बैन में, लेकिन 1.5% कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। और मजबूत शेयरों में रिलायंस डिफेंस से टॉप गेनर 3% ऊपर, वोखार 2.5% ऊपर। टेवा के साथ इन्होंने जो अपना एक विवाद था उसे खत्म किया, उसका फायदा मिलता दिख रहा है। आरकॉम वायदा कारोबार के बैन में है, आईबुल रियल बैन में है, लेकिन दोनों स्टॉक मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी में है एकदम सुस्ती का माहौल। मिड कैप इंडेक्स मामूली हरे निशान में। शांत शुरुआत हफ्ते के आखिरी दिन लंबे वीकेंड से पहले भारतीय बाजारों की। बिल्कुल, और देखिए रिलायंस डिफेंस क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। वागले साहब ने कहा था इसको खरीद लीजिए और कल से ये रडार पर है हम लोगों के। PM मोदी जी जो जा रहे हैं, देखिए उसमें भी डिफेंस
के लिए, सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर निकलकर ये आने वाली है कि ड्रोन, अनमैन्ड ड्रोन उनको खरीदा जाएगा और यूएस से ये भारत में आने वाले हैं। तो सेक्टर जो फोकस में रहने वाला है वो तो दरअसल डिफेंस ही रहने वाला है, और पहली बार होगा जब भारत में अनमैन्ड ड्रोन आएंगे जो इंडियन ओशन के ऊपर घूमेंगे। इनको पायलट की जरूरत नहीं है, ये सुरक्षा करेंगे भारत की। और देखिए, सुरक्षा से जुड़ी हुई सारी की सारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाती हुई। वो खाट भी खबरों के चलते कि टेवा के साथ सेटलमेंट करा है तो मजबूत खुला है। अब देखना होगा ये कैसा प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन फोर्टिस हेल्थकेयर बैन में है, लेकिन देखिए यहाँ पर पिटाई हो रही है, साफ तौर पर डिलीवरी बेची जा रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। और श्रीराम ईपीसी 11% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इंडिया बुल्स ग्रुप के सारे स्टॉक्स देख लीजिए, कल खराब खबर के आने के बाद अब देखिए क्या रिकवरी दिखा रहे हैं। कल के निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया बुल्स वेंचर ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 4% ऊपर है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में सुधार देखने को मिल रहा है। जैकॉप एक और ऐसा स्टॉक है जो हमारे दोनों ही बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी ट्रेड हुई है, लगभग 3% हिस्सेदारी टाटा मोटर्स की बदली है। बड़ी है फिर तो। ये बहुत बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लगभग 84 लाख शेयरों का कारोबार, नहीं 8 करोड़ से 8.5 करोड़ 35 लाख शेयरों का कारोबार दिख रहा है, यानी कि भारी भरकम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही जबरदस्त ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 8 करोड़ 35 लाख शेयरों का, तो ये पता लगाना होगा कि किसने खरीदारी की है, किसने बिकवाली की है। लेकिन टाटा मोटर्स में जनरली प्रमोटर्स के पास होती है, और टाटा मोटर के शेयर टाटा स्टील बेचना चाहता था, ये अभी 4 दिन पहले एग्जैक्टली टाटा से, तो इंटर प्रमोटर हो सकता है, और इसलिए आपकी नजर होनी चाहिए फिर टाटा स्टील पर भी। हाँ बिल्कुल, तो ये एक बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो ये इसके लिए, ये टाटा स्टील के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि टाटा स्टील अपना है। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है, वो है मैक्स इंडिया में। मैक्स इंडिया में भी लगभग 4.5% हिस्सेदारी बदल रही है, 4.4%। तो आज बड़े ब्लॉक्स होने का सिलसिला है। 1 करोड़ 17 लाख 45 हजार शेयर, यानी कि 1 करोड़ 17 लाख शेयर बीएसई पर यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखे। इन सबके चार्ट्स वगैरह आप तैयार रखिएगा, और फंडामेंटल राय भी मैक्स इंडिया के लिए एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तीसरा बड़ा ट्रेड जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है हिम्मत सिंह का सीड। हिम्मत सिंह का सीड में भी भारी भरकम कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक भी हम आपके सामने लाएंगे। 2.25% हिस्सेदारी हिम्मत सिंह का सीड की बदलती हुई दिख रही है। 22 लाख 20 हजार शेयरों का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको फटाफट बता दूं किस किस भाव पर ये ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 349 रुपए पर, जी हाँ, ये तो जहाँ से ट्रेड हुआ वहाँ से दौड़ लगा रहा है। इसका मतलब खाली ब्लॉक डील होने के लिए यहाँ पर भाव नीचे आया था, लेकिन उसको 10% का बड़ा उछाल हिम्मत सिंह का सीड में होता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स में तो पहले शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ ही की जाए, इतनी बड़ी ब्लॉक डील है। ये बताएं कि जैन साहब क्या करेंगे टाटा मोटर्स में, और अगर संभावना है कि टाटा स्टील ने बेचा होगा टाटा सन्स को, तो फिर टाटा स्टील के लिए क्या राय है आपकी? देखिए, टाटा मोटर्स के लिए तो राय है कि पिछले हफ्ते एक चैंपियन स्टॉक ये निकला था, मैं भी खेल रहा था वो मैच, तो मुझे लगता है कि जो लेवल से यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है, तो टाटा मोटर्स तो सर्टेनली एक अच्छा बाई है। स्टील में थोड़ा सा अभी मेटल्स थोड़े वीक चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील बाय ऑन डिक्लाइंस तो सर्टेनली ये भी है, क्योंकि यूरोप में जिस तरीके के इनके एक्शन चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी अब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाएगी। तो ओवरऑल दोनों ही स्टॉक्स पे मेरा तो थम्स अप है, और मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके ढूंढने। सब सूत्र यही बता रहे हैं कि दरअसल टाटा स्टील ने ही हिस्सेदारी बेची है। तो अब तक जो सूत्र हमें हैं वो यही बता रहे हैं कि ये हिस्सेदारी तो टाटा स्टील ने बेची, और हम आपको बता भी रहे थे कि टाटा स्टील हिस्सेदारी बेच सकता है 4 दिन पहले। ये बताइए टाटा स्टील के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे फिर, क्योंकि इनके पास पैसा आएगा, और ये भी पता चला था कि इस पैसे का इस्तेमाल ये डेट को कम करने में करेंगे, और डेट तो काफी बड़ा है, इससे कुछ कम तो होने वाला है। हेमंत, अगर आप इंट्राडे पैरामीटर से जाए तो हल्का सा वीकनेस मुझे टाटा स्टील में दिखाई देता है, लेकिन ये अभी 510 है, 507 506 के नीचे, मतलब आधा से 1% के डाउनसाइड की मैं बात करूंगा, तो मैं बेचने की बात नहीं करूंगा। अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं। कौन से लेवल्स पर खरीदारी? अराउंड 505 के आसपास। ओके, मैक्स इंडिया पर बताएं राकेश, आपकी क्या राय है? मैक्स में भी बड़ा ट्रेड हुआ है, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि जिस प्राइस पर ट्रेड हुआ है मैक्स इंडिया लगभग वहीं पर ट्रेड, मेरे ख्याल से इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये हुआ है मैक्स इंडिया का 155 रुपए के आसपास, जी हाँ 155 रुपए। तो बताइए मैक्स इंडिया में क्या कोई चार्ट पर सपोर्ट है खरीदारी करने के लिए आज से? अनिल जी, डेफिनेटली मैक्स का टेक्निकल रुझान अच्छा है। 155 के अराउंड डील हुई है, और स्टॉक में अगर आप देखें तो 156 रुपए 50 पैसे एक लेवल है ऊपर में।
स्टॉक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। नीचे में 150 एक सपोर्ट है, और एक बार अनिल जी ये स्टॉक 156.50 के ऊपर निकलता है तो टेक्निकली ये एक ब्रेकआउट होगा, और 156.50 के ऊपर निकलता है तो उस ब्रेकआउट के जो लक्ष्य लगभग बैठते हैं वो 164 165 के बैठते हैं। तो अगर खरीदारी करनी है तो लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। 156 रुपए 50 पैसे के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। 156.50 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए अब 2.5% 2.25% की मजबूती दिखा रहा है। एक बार पहले मैक्स पर राय ले लें, इस पे सॉरी हिम्मत सिंह का सीड एक और जो जिसकी ब्लॉक डील हुई है, वागले साहब उसके चार्ट तैयार हैं आपके? हिम्मत सिंह का सीट, क्योंकि तीनों ब्लॉक डील में सबसे ज्यादा एक्शन में ये स्टॉक दिख रहा है। बात तो सही है। 7.5% भाग चुका है। दरअसल ये बेडशीट्स बनाने का कामकाज करती है होम फर्निशिंग में। सीड के नाम से वो मत समझिएगा कि बीज बनाने वाली कंपनी। अच्छा, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, ये बात तो है। ब्रेकआउट थोड़े पहले हुआ है जो कि 360 है, ऑलरेडी ये काफ़ी मूव हो चुका है, ऑलरेडी 8.5% ऊपर है, बट पैटर्न अभी भी मैं समझता हूँ थोड़ी सी हल्की सी करेक्ट मूव आती है, लेना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये 450, 410, 415 शायद 425 तक जा सकता है, बट ये 3 से 4 हफ्तों का व्यू होगा। और करंट भाव है 368, 370, मुझे लगता है 355 के स्टॉप लॉस में इसमें एंट्री करनी चाहिए। चलिए तो इस पर रखिएगा नजर। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट क्या और रिकवरी में पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए कल जो गिरा था वो दूसरे कारणों की वजह से गिरा था, ये समझ में आ रहा है। प्रमोटर्स ने तो हिस्सेदारी बेची है, लेकिन बड़े फंड्स ने हिस्सेदारी खरीदी है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी है। कुछ शेयर बाहर चले गए थे प्रमोटर्स की जब ब्लॉक डील हो रही थी, उसके बीच में देखिए चर्चा यही चल रही है कि जिन्होंने लिया था उनको बेचना पड़ा। अब ये शेयर रिकवर करता हुआ दिख रहा है, क्या और दौड़ लगा सकता है? हेमंत, कल जो वॉल्यूम हुआ था आफ्टरनून में जो लोअर एंड से 174 से, वो ये संकेत देता है कि थोड़ी और अपसाइड है, बट ये मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन है। 210 तक के स्टॉक जा सकता है, करंटली 199 है, लेकिन आपको वो चॉपीनेस में आप मार खा सकते हैं। थोड़ा सा कॉशन ये करे, बट मुझे ये वीक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ओके, कमजोर नहीं दिखा, लेकिन एक स्टॉक जो वाकई में मजबूत है और वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला। कल भी हम बात कर रहे थे वागले साहब जेपी एसोसिएट की, राइट? जेपी एसोसिएट देखिए बैंड से बाहर निकलते आज फिर से 17 रुपए की तरफ आया है, और दिन के हाई पॉइंट पर 3-3.5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट भी 5 लाख शेयरों से बड़ा है। तो जो खबरें आई थी कल इसके लिए कि शायद लेंडर्स इन्हें मोहलत दे रहे हैं, आईबीसी फाइल नहीं कर रहे हैं, और ये कर्ज 12-13 हज़ार करोड़ रुपए की जमीन बेचकर कर्ज चुकाने के मूड में है। चार्ट्स पर क्या कुछ संकेत हैं तेजी के? और अनिल जी, ये मार्केट में भी मतलब मैं निफ्टी को इतनी स्ट्रांग नहीं मानता हूँ, फिर भी ये होल्ड कर रहा है। और आज अगर ये स्टॉक 16, 16.5 के ऊपर बंद होता है, अभी 16, ओके, 16.5 के ऊपर बंद होता है, तो मुझे लगता है ये 20, 21, 22 तक की वीकली चार्ट के संकेत है। तो मैंने जो 12 का कल स्टॉप लॉस की बात की थी, अगर आपको याद होगा, उसको मैं आज 14 के इस पे रिवाइज करके वेट करूंगा 20 से 22 तक। तो आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास डिलीवरी है उन्हें 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करना चाहिए, इतना जल्दबाजी ना करें बेचने की। जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है 22 तक ये जा सकता है। तो बहुत लोगों के लिए बड़ी रिलीफ वाली बात है, क्योंकि फंसे हुए लोग इतने ज्यादा हैं इन स्टॉक्स में। तो अगर कोई रैली आती तो जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़ी राहत की बात बनेगी। लेकिन बाजार इस बीच फिसलते हुए दिख रहे हैं, चारों ही इंडेक्स अब लाल निशान में है। बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमजोरी को लीड करने की कोशिश कर रहा है, 50 अंक नीचे बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नुकसान है। अगर डे ट्रेड के लिहाज से बैंक निफ्टी खरीदना हो राकेश जी, तो फिर कौन सा लेवल सही रहेगा एंटर करने के लिए? देखिए अनिल जी, अगर खरीदारी करनी हो तो 23,600 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। एक रेंज में स्टक है, 23,800 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए, और 23,600 के लेवल अगर नीचे में डिसाइसिवली टूटते हैं, उसके नीचे सस्टेन करता है, तब इंट्राडे के नजरिए से बिकवाली करनी चाहिए। मार्केट में अनिल जी अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज में स्टक हैं। अगर रेंज में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी को 23,600 के नीचे बेचें, 23,800 के ऊपर लें, और निफ्टी अगर 9600 के लेवल्स तोड़ता है तब इसके अंदर भी इंट्राडे के नजरिए से बिकवाली की जा सकती है। ओके, चलिए तो ये रहा है बाजार पर। लेकिन देखिए कौन से सेक्टर से जो ऐसे बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। साफ तौर पर राकेश जी, फार्मा शेयर देखिए, सन फार्मा, बायोकॉन, ल्यूपिन, वोखार्ड, कैडिला, सारे शेयर देखिए आप, डॉक्टर रेड्डीज भी, सिप्ला, सारे के सारे आप प्रदर्शन अच्छा दिखा रहे हैं। कोई स्टॉक जो आपको लगता हो ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग साइड पर प्ले किया जा सके? देखिए हेमंत जी, अगर आप टेक्निकली देखते हैं या डेरिवेटिव डाटा से देखते हैं तो कंफर्ट नहीं आता है। वोकार्ड के लिए एक ही चीज पॉजिटिव थी कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड था। एल्स अगर आप देखें तो लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, इनका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अरविंदो फार्मा का
टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। अगर डॉक्टर रेड्डीज इसके अंदर कल के सत्र में एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था, अगर ये स्टॉक 2680 के ऊपर निकलता है तब इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। एल्स मोस्ट जो फार्मा काउंटर्स हैं जिनके आपने नाम लिए, डॉक्टर रेड्डी, वोकार्ट, इनका टेक्निकल रुझान अच्छा नहीं है। अगर बाइंग करनी है तो अरविंदो फार्मा पे नजर रखनी चाहिए। ओके, इस बीच इस मजबूत बाजार में कुछ कुछ स्टॉक्स कमजोर भी होते दिख रहे हैं, उन पर राय लेनी चाहिए। भारत फोर्ज, राकेश क्या ये शॉर्ट कैंडिडेट है? भारत फोर्ज देखिए, आज मुझे नहीं पता कोई खबर है क्या इसमें, क्योंकि 2% कमजोर है भारत फोर्ज का शेयर और ओपन इंटरेस्ट में 2.5% के आसपास की बढ़त दिख रही। तो शॉर्ट स्टॉक्स की लिस्ट में ये एक आगे आता दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जो कमजोरी की लिस्ट में आगे आता दिख रहा है वो है कर्नाटक बैंक। तो वागले साहब, कर्नाटक बैंक के चार्ट्स आप तैयार रखें, तब तक मैं भारत फोर्ज पर एक राय ले लूं शॉर्ट साइड पर राकेश से। बताएं राकेश। अनिल जी, भारत फोर्ज ने कल के सत्र में ही 1160 के लेवल्स को क्रैक करा था। वो स्तर थे शॉर्टिंग करने के लिए। स्टॉक एक करेक्टिव मोड में है और परफेक्ट शॉर्टिंग कैंडिडेट है, बट इन स्तरों पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो रिस्क बढ़ता है, क्योंकि लक्ष्य जो नीचे के सेल साइड के थे वो 1110 1115 के हैं। किसी ने अगर ऊपरी स्तरों पे शॉर्ट करा है तो 1110 1115 के अराउंड मुनाफे को बांधने की सोचना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय भारत फोर्ज। कर्नाटक बैंक, हाँ इसकी हम बात कर रहे थे। वाकई साहब, ये स्टॉक इतना बड़ा तेजी से फिसल रहा है, देखिए 3% नीचे हो चुका है। मतलब वायदा कारोबार में सबसे 40 तो खबर है, चलिए तो वो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा टॉप लूजर 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। आज क्या हो रहा है इस स्टॉक में? वीक तो है, 168 वो सही लेवल था, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ ये 160 158 तक जा सकता है। पोजिशनल व्यू यहाँ पर बेच सकते हैं। हल्की सी बाउंस बैक जो मुझे नहीं लगता है 1-1.5 रुपए से ऊपर होगी, वहां पर बेच सकते हैं। 170 के ऊपर का स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ से भी 6 रुपए नीचे है, जो कि काफी बड़ी मूव है। मतलब थोड़ा अभी बेच दें, थोड़ा ऊपर आए तो और बेच दें। हाँ, ओके, एनीवे, लेकिन स्टॉक तो कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ से और फिसलने के लिए तैयार है। और जो 31 सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं PSLV C38 से, उसकी ताज़ा तस्वीरें 9:30 पर एग्जैक्टली ये लॉन्च किए जाएंगे। उनमें से कुछ हमारे यहाँ, काफ़ी कुछ विदेशों जो दूसरे देश हैं उनके सैटेलाइट भी हमारे यहाँ से भेजे जा रहे हैं। 29 जो हैं वो विदेश के हैं और 2 सैटेलाइट हैं वो हिंदुस्तान के। चलिए, काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और आप देखिए ये दृश्य, और अंतरिक्ष में भारत को एक और बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है और इसके लिए हमारे देश के तमाम वैज्ञानिक बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान अंतरिक्ष जगत में हासिल करता हुआ इस वक्त। आइए बाजारों की तरफ फिर से डालें नज़र, जहां पर एक्शन मिला जुला सा दिख रहा है, कमजोरी की तरफ थोड़ा सा। हाँ, एक और स्टॉक है जो एक्शन में आता दिख रहा है, DLF। DLF में देखिए थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बनना शुरू हुई है। कल स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मजबूती का ट्रेंड दिखाया, उसके बाद कमज़ोर हुआ, लेकिन आज रियल एस्टेट शेयरों में आईबुल रियल में 2.5% की मजबूती है। DLF भी क्या यहाँ से फिर से मजबूत हो सकता है? बताएं वागले साहब, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी, ये बाउंस बैक मूव होगी जो मुझे नहीं लगता है 202 203 के ऊपर जाएगी। तो 3 रुपीज़ के लिए मैं उतना रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस 192 बैठेगा, तो अवॉइड ही करे तो बेटर है, ना बेचे ना खरीदे। ओके, और M&M आप क्या इसमें आपको चार्ट्स बेटर दिखते हैं? यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, जो अभी अभी आप देख रहे थे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़ा गया है, इसमें भी देखिए सैटेलाइट्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो सैटेलाइट आप देख रहे हैं जो अभी अभी ऑर्बिट में छोड़ा गया है, ये भी दरअसल एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किया गया। और एग्री सेक्टर का सबसे बड़ा प्ले अगर आप भारत में देखें, लिस्टेड शेयरों में देखें, एस्कॉट्स है ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, और M&M है। M&M के कोई भी आप प्रोडक्ट उठाकर देखें तो ये भी दरअसल साफ तौर पर ट्रैक्टर सेगमेंट को कैटर करते हैं। और जब से इन्होंने पंजाब ट्रैक्टर को खरीदा था तब से तो इस कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बताइए, M&M अच्छा लगता है क्या आपको चार्ट्स पर? हेमंत, अच्छा लगता है। अगर कोई एक स्टॉक है जो ये बाजार में टिकेगा तो वो है M&M। थोड़ा सा हल्का सा निफ्टी में बाइंग आता है, मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करेगा। आप 1400 का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, 10 रुपए के रिस्क। ऑन द अपसाइड मैं एक पोजिशनल व्यू दूंगा 1 से 2 दिन का, जो कि 1435 तक का मुझे अपसाइड दिखता है। जैन साहब, जिस तरह से सरकार देखिए इस सेक्टर की मदद कर रही है, आपके जहन में कोई स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? एक के बाद एक किसानों को राहत पैकेज केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है। आपको क्या पसंद है इस सेक्टर में? देखिए, सर्टेनली ये जो एग्री रिलेटेड सेक्टर है वो
फोकस में तो है ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स है वो सर्टेनली अच्छा करेंगे, जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स अच्छा करेंगे, और कुछ ट्रैक्टर्स के स्टॉक्स है। मैंने लास्ट वीक इनफैक्ट एक VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स बोल के एक कंपनी रेकमेंड की थी, वो अब थोड़ा सा चला हुआ है पिछले हफ्ते में, तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक को बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए उसमें। तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी करेक्शन भी आया है, और वापस से RCF को मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि थोड़ा करेक्शन आया हुआ है, तो डाउन साइड रिस्क भी 4-5 रुपए की लगती है, और अपसाइड काफ़ी अच्छी लगती है मुझे वहाँ पे, तो उसको देखे चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लगता है। सो दीज आर द स्टॉक्स। ओके, तो चंबल खरीदें फर्टिलाइजरों में। और इस बीच एक अच्छा संकेत जो आता दिखा है वो है कि सेंसेक्स फिर से हरे निशान में लौटा है, ये अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि बाजार अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड करता हुआ दिखा। देखिए हम कह रहे थे कल भी, आज भी, परसों भी, 3 दिन से कि 9600 9615 है वो रेंज जहां पर खरीदारी आती है। अब तक तो उस रेंज को होल्ड किया है। 9614 आज का लो है, और 9645-47 आज का हाई है, तो इस रेंज में ट्रेड किया है। और बैंक निफ्टी को भी देखिए, नीचे है 23,680 और ऊपर है 23,786, यानी कि ब्रॉडली 100 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी की भी रही। तो निचले स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं बाजार में। लेकिन इस बीच जेपी एसोसिएट तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। जेपी एसोसिएट में आप देखिए 5.5% की बड़ी मजबूती होती दिख रही। तो जो कल से हम कह रहे थे कि इन लेवल्स पर आप डिलीवरी बेचिए मत, जल्दबाजी ना करें। जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, हालांकि फंडामेंटल कोई बहुत अच्छे नहीं रहे और इसी वजह से मार पड़ी, लेकिन जिन लोगों ने बेचा नहीं रह गए उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और वो सही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच बाजार थोड़े स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन हुआ है, वॉल्यूम वाइज मेरी लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए फिर से आज ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, 4-5 ब्लॉक डील्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के काउंटर पर मुझे दिख रहे हैं। 1440 रुपए के आसपास 50 से 75 हजार शेयरों के 5 ट्रेड हो चुके हैं NSE पर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। और एक डिस्क्लेमर भी बता दें आपको, CNBC आवाज जो चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं वो है TV18 का हिस्सा, और TV18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, न कि रिकमेंडेशन, खरीदारी या बिकवाली की। क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ये स्टॉक लाइए एक्शन रेडार पर, BSE पर क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ये स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह बता दूं मैं आपको, 1/4% हिस्सेदारी क्रॉम्पटन कंज्यूमर की बदलती हुई दिख रही है। 15,60,000 शेयरों का कारोबार मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है मुझे, नहीं यानी NSE पर। हाँ ये देखिए 16 लाख शेयरों का कारोबार, 1.6 मिलियन मतलब 16,30,000 शेयरों का कारोबार क्रॉम्पटन कंज्यूमर में हो चुका है। 219.70 रुपये पर यह ट्रेड होता हुआ दिखा है, और स्टॉक दौड़ लगाने की तैयारी में है क्रॉम्पटन कंज्यूमर। बताएं वागले साहब, इसके चार्ट्स देखकर क्या है संकेत? सपोर्ट तो मिला है। मैं ये कैश के लेवल्स बताऊंगा। हाँ, कैश की 219 में है भी नहीं है ना? नहीं, ओके। 219 219 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मैं मानता हूं अनिल जी स्ट्रेंथ 225 के ऊपर ही आएगी। तो ये सीमित दायरा जब तक ब्रेक नहीं होता है, अगर 225 के ऊपर क्रॉस करता है फिर ये 240 तक की दौड़ लगा सकता है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ओके इसके अलावा आप देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हर रोज हमारे रडार पर आता है, और देखिए रोज तगड़े रिटर्न्स देने के लिए जाना भी जा रहा है। और देखिए चलते चलते अब भाव 1700 के ऊपर टिका हुआ है। आज भी 1% की तेजी देखने को मिल रही है। हमारे ज़्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स 2-3 दिन पहले सिमी भौमिक, वागले साहब सब बुलिश थे। बंसल साहब आपकी राय भी जानना चाहता हूँ, आपको कैसा लगता है ये स्टॉक? वैसे तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, लेकिन ट्रेडिंग के मौके भी दे रहा है। बिल्कुल हेमंत जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है। जैसे आपने मेंशन करा है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है कि 1-2 दिन के ट्रेडिंग के नज़रिए से यहाँ पे बाइंग की जाए, बट डेफिनेटली स्टॉक को खरीद के होल्ड करना चाहिए। और एक और स्टॉक हेमंत जी जो काफ़ी अच्छा लग रहा है टोबैको स्पेस से, गॉडफ्राई फिलिप्स, जिसके अंदर कल 1280 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज भी कमजोर बाजार में स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और मुझे लगता है इस पे नजर रखनी चाहिए। 50-60 रुपीज का जंप गॉडफ्राई फिलिप्स के अंदर मौजूदा सरों से देखने को मिल सकता है। ओहो, अच्छा ये भी 1400 की तरफ बढ़ने की तैयारी। एक्चुअली मेरे ख्याल से कल इसमें एक अच्छा मूव आया था, और बाद में बाजार की कमजोरी के साथ शायद नीचे आया। 1325-1350 तक के आसपास के लेवल्स मैंने आते हुए देखे थे। एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा पर भी राकेश जी आप अपनी राय तैयार रखें उससे पहले, क्योंकि वागले साहब के तो पोर्टफोलियो में है। अब तो पूरे दुनिया को पता है कि वागले साहब के पोर्टफोलियो में है, और आज बढ़ रहा है तो वागले साहब की स्माइल भी आ रही है। लेकिन उससे पहले वागले साहब ने एक स्टॉक ढूंढा है। कौन सा स्टॉक है वागले साहब?
आपके चार्ट पर क्या है अनिल जी? सीएट मुझे अगर लो ब्रेक करता है जो कि 1826 है जून फ्यूचर्स में, करंटली 2-3 रुपए ऊपर है, वहां पर टेस्ट करके वापस ऊपर आया है, तो बेचे तो 1826 के नीचे बेचे, और अगर वो हो जाता है तो एक 20-25 रुपए डाउनसाइड की मूव मिल सकती है। ओके, और औरोबिंदो फार्मा सर, अब अभी हम पूछ रहे थे राकेश जी से कि सारे के सारे शेयर दौड़ लगा रहे हैं, बेस्ट चार्ट किसका लगता है, तो उन्होंने भी कहा औरोबिंदो फार्मा, और उसके बाद बढ़ा भी। अब आपका योगदान की जरूरत है, बताइए। मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है, नहीं, ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने आपसे नहीं पूछा था, उन्हीं से पूछा था। नहीं, आप बोल के बायस व्यू दो तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, नहीं, बिना बोले देंगे तो फिर ठीक है। और मैं जब गलत था तो भी मैं बोल रहा था कि मैं गलत था, और मुझे लगता है ये बॉटम तो बन गया, मैंने कुछ हफ्तों पहले का 2 से 3 हफ्ते, ये बाउंस बैक मूव है, अभी कंफर्म हो रही है, 700-720 तक जा सकती है। ये स्टॉक हमेशा आकर जो रुकता है, अटकता है 660-670, ये वो रेंज है, बराबर क्रॉस कर लिया है, वो क्रॉस कर लिया, इसीलिए मैंने पूछा। अदरवाइज मेरे पास कोई बड़ा रीजन नहीं कि मैं इस पे सवाल लेता आपसे, क्योंकि 1-1.25% ही बढ़ा है। ओपन इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 1-1.25%, लेकिन इस जब से वागले साहब के पोर्टफोलियो में ये शेयर मुझे पता चला है, तब से मैंने इस पर पैनी नज़र रखना शुरू कर दिया है, और इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस स्टॉक में बड़े मूव की तैयारी होती दिख रही है। और अब ये राकेश जी आप बता दें इस पर आपकी राय क्या है इस वक्त? देखिए अनिल जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रुझान है, और जिस तरीके से ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 655 के अराउंड स्टॉक का बेस लगता है, और मुझे लगता है ये स्टॉक आज नहीं तो मंगलवार को ऊपर में 695 तक के लेवल्स के रैली दिखाने का दम रखता है। और सीएट देखिए वागले साहब की रिकमेंडेशन पे चलता भी है तो गिरता भी है। आज इन्होंने कहा है कि बेचकर चलिए, तो देखिए यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। इवन आप देखिए अपोलो टायर, ये शेयर भी नीचे की तरफ चल रहा है, केवल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ही लीडर है, और देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। तो टायर शेयर आज इंटरेस्टिंगली दोनों तरफ की चाल दिखा रहे हैं, 2 नीचे और 1 ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। इफ्का लैब्स के लिए भी कुछ खबरें आ रही हैं। मुझे याद है आपने जैन साहब इस शेयर को सुझाया था पहले, उसके बाद कुछ नेगेटिव खबरें आई, अब खबरें आ रही हैं कि शायद इनका रेजोल्यूशन जल्द हो सकता है यूएस एफडीए से। ये शेयर इस भाव में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए ना, और जिन्होंने खरीदा है क्या एवरेज करने का अच्छा मौका है ये? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 450-60 का जो रेंज है, 450 से 480, ये एक अच्छा जोन है जहां पे ये स्टॉक ऐसा नहीं कि नहीं आया हो, 230 से 900 साढ़े 900 की चाल भी दिखाया है, और फिर नीचे भी आया है, और 600 साढ़े 600 तक जाके फिर नीचे आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस एफडीए वाली जो गाज है, इनको 2.5 साल 2 साल हो गए जूझते हुए, और वापस से इनको लेटर मिला, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नई बात नहीं थी। बस यही है कि कंपनी निकल नहीं पा रही है उस चीज़ से, जो कि एक नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव्स में ही कहीं ना कहीं अच्छी प्राइजेस मिलती है, और जब इस टाइप की नेगेटिव न्यूज़ रहती है, पिटाई हुई भी रहती है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये बात मान के चलना होगा कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं पास्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और ग्रोथ दिया है, और शेयर होल्डर्स को पैसा बना के दिया। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे एंट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा बनेगा, सो एवरेजिंग करने का मौका ढूंढा जा सकता है। और बीच में अच्छा खबर ये आती दिख रही है इस बीच, ओके, इसी वजह से ये तेजी हो रही है। एग्जैक्टली मई जून में यूएस एफडीए के जांच के बाद ईआईआर आएगा, तो ये एक खबर है। और बीच में खबरें आ भी रही थी कि कुछ प्लांट्स पर जांच नहीं हुई है। एक्चुअली बड़ी कन्फ्यूजन वाली खबरें चलती है दोनों ही तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ। रिपोर्ट्स भी उसी तरह से आती हैं। न्यूमरा की रिपोर्ट्स आई थी, उन्होंने थोड़े से टारगेट बढ़ाए भी थे। तो कुल मिलाकर इफ्का पे काफ़ी कुछ खबरों के दम पर एक्शन इस वक्त आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक संकेत जो साफ दिख रहा है वो ये कि ऊपरी स्तरों पर टिकने में बाजार को थोड़ी मुश्किल आ रही है, और अब 9,600 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो 25 अंकों का नुकसान इस वक्त निफ्टी में नजर आ रहा है, और मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी कली की तरह बेहद तेज होती हुई दिख रही है। तो कल ब्रॉडर मार्केट में जो बिकवाली हुई उससे बाजार संभल नहीं पा रहे हैं, ये एक संकेत साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर नजर रखें। सेंचुरी प्लाई, ये एक और स्टॉक है जो आपके सामने लाया जाए। सेंचुरी प्लाई में 303 रुपए पर एक ट्रेड हुआ है, बड़ा जो रिपोर्ट हुआ है। यहाँ पर लगभग 2 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार हुआ है। एनएससी पर लाइए ये स्टॉक, हाँ एनएससी पर, जी हाँ, 2,10,000 शेयरों का ट्रेड दिख रहा है। 1,91,303 रुपए के दाम पर हुआ है। जी हाँ, इसी दाम पर सेंचुरी प्लाई में ट्रेड होता हुआ दिखा है। वागले साहब इसके चार्ट्स पर भी राय दे दें, क्या कह रहे हैं? 320 तक की अपसाइड है, 305 का करंट भाव है,
तो मैं देख रहा हूँ 298 के स्टॉप लॉस से अगर आप बाय करते हैं तो 7 रुपये रिस्क है, अपसाइड 14 रुपये, 1:2, बट मैं समझता हूँ लिमिटेड अपसाइड है। चलिए, जो EIR की खबरें आ रही हैं वो एक यूनिट को EIR मिला है मई जून में, ये खबरें आ रही हैं और इसके चलते EIR मतलब अब यहाँ पर आपत्तियाँ कुछ भी नहीं है। जांच करने के बाद इस यूनिट को फ्री पाया गया, तो पूरी सारी यूनिट्स के लिए अच्छी खबरें नहीं है, एक यूनिट जो है उसके लिए ये अच्छी खबर आती हुई नज़र आ रही है। तो इस शेयर पर देखिए, रखिए नज़र। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, संदीप जैन साहब का फेवरेट रहा भी है और अब आप देखिए ये थोड़ा सा सुधरता हुआ दिख रहा है। कर्नाटका बैंक बड़ी तेजी से गिर रहा है बिना किसी खबर के चलते। अच्छा, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज भी देखिए आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। तो कुछ मिड कैप्स हैं जहां प्रेशर है। HPCL, BPCL, IOC खुले तो जरूर थोड़े मजबूत, लेकिन आज भी फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। जैन साहब, ये ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को हुआ क्या है? और खास तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये रोज देखिए फिसल जाती हैं। कल भी बड़ा तगड़ा कट देखने को मिला। हम सुबह सुबह कह रहे थे बेचने का बढ़िया मौका है। क्या आज भी आपको लगता है कि यहाँ पर जिनके पास है शेयरों से निकल जाना चाहिए? क्या राय है आपकी इन पे, या फिर गिरावट में खरीदारी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार का एक मर्जर की एक न्यूज़ आ रही है, एक मेगा ऑयल एंड गैस कंपनी बनाने की, तो वहाँ एक ONGC और HPCL का एक कन्फ्यूजन चल रहा है। फिर जिस तरीके से क्रूड ऑयल के जो भाव टूट रहे हैं, कई बार क्या होता है, OMCs के लिए अच्छा तो होता है क्रूड ऑयल के भाव टूटना, बट टू मच ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग इज बैड। और इस बार क्या बहुत ज़्यादा टूट गया है क्रूड ऑयल, तो उसकी वजह से जो ऑयल एंड गैस में जो बड़ी कंपनियां हैं, ONGC, ऑयल इंडिया, इन पे इम्पैक्ट पड़ा है। बट एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं और इनमें जिन्होंने ले रखा वो अब होल्ड करें, क्योंकि अब ज़्यादा बहुत डाउनसाइड नहीं दिखती है। 10%, 5% और टूट जाए तो टूट जाए। डिविडेंड देती है, अच्छी कमाने वाली कंपनियां हैं। और क्रूड ऑयल भी अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बॉटम आउट कर जाए, क्योंकि US की नेगेटिव न्यूज़ थी और सारी चीज़ें। बट ओवरऑल अब कहीं ना कहीं बॉटम आउट करेगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, क्योंकि इससे ज़्यादा और अब टूटता हुआ नहीं लगता है। $40 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये करेक्शन आ रहा है। तो आई फील कि होल्ड करें, बाकी बाइंग इन लेवल्स पे और एवरेजिंग एक बार थोड़ी वेट करके। तो अभी कॉन्फिडेंस कम है खरीदारी करने का। इस बीच गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक लाइए स्क्रीन पर। NSE पर गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन में एक बड़ा ट्रेड हुआ है। 1% हिस्सेदारी बदली है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन की। 4,65,000 शेयरों का कारोबार गणेश हाउसिंग में होता हुआ दिख रहा है, 113 रुपये 75 पैसे के दाम पर। वागले साहब फटाफट इसके चार्ट बता दें। अनिल जी लेट हो गए, क्योंकि 117 ऑलरेडी हो गया, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस दूंगा 113 के नीचे, तो 4 रुपए आप रिस्क लेंगे। अपसाइड 121, 122 वो भी 4-5 रुपए है, तो रिस्क रेशियो बराबर। लेकिन जिनके पास है वो तो है, बिल्कुल है। जिनके पास है वो होल्ड करें। 122 तक का तो मूव ये स्टॉक हमारे स्टॉक 2020 की टीम में कई बार रिकमेंड हुआ है और कई काफी निचले लेवल से रिकमेंड हुआ, तो है तो होल्ड करने में हर्ज नहीं है ना। बिल्कुल। चलिए, तो है तो आपके पास खरीदारी की पोजीशन है तो जरूर आप होल्ड करें। बाजार लेकिन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब तक तो 9,600 को देखें, आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जैन साहब, वागले साहब और राकेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अब हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में MD और CEO आशीष सोमैया साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है CNBC आवाज़ पर आपका। बताइए सर, फंड फ्लो में कहीं कोई कमी तो नहीं है ना? रिटेल इन्वेस्टर अभी भी पैसा लगा रहे हैं कि ये जो बाजार थकता हुआ दिख रहा है 200 पॉइंट की रेंज में टाइम वाइज करेक्शन देख रहा है, उसको देखकर लोगों ने हाथ तो नहीं खींचे है ना? नहीं, अब तक इस तरीके के कोई डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस है रिटेल इन्वेस्टर्स का या म्यूचुअल फंड्स का जो कलेक्शन है या इनफ्लो है, वो जिस तरीके का चल रहा था उसी पेस पे, उसी रफ्तार पे चल रहा है। सो मुझे नहीं लगता है कि फ्लोज की वजह से कोई मार्केट में चैलेंज है। चलिए, ये आपने बहुत बढ़िया आशीष जी कॉन्फिडेंस जगाने वाली बात कही कि फ्लोज की कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स हो रहे हैं और ख़ास तौर पर कच्चे तेल में कमज़ोरी देखने को मिल रही है, आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, और अगर आप कमोडिटी प्राइसेस के लिए या कुछ अलग सेक्टर्स के लिए देखें, जैसे अगर करीब कमोडिटी का 40 to 50% इम्पैक्ट अर्निंग्स पे होता है। मतलब अगर आप पूरे के पूरे जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स देखते हैं, तो इसमें करीब 40% जो अर्निंग्स है वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमोडिटीज से भी लिंक्ड हैं। सो अगर कमोडिटी प्राइसेस लो हैं, खास करके जैसे तेल का दाम लो है, तो कुछ सेक्टर्स में पॉजिटिव है, कुछ सेक्टर्स में नेगेटिव है।
और जिनमें पॉजिटिव है वो तो थोड़ा लैग इफेक्ट के साथ ही पॉजिटिवनेस दिखेगी, बट जिनके लिए नेगेटिव है जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं या उस तरीके का जो है उसमें इमीडिएट आपको इसका इम्पैक्ट दिखता है। सो अगर हम ये सोचते हैं कि अगले 3 महीने, अगले 1 क्वार्टर या अगले 2 क्वार्टर में अर्निंग्स में रिकवरी आनी चाहिए, तो ऑयल प्राइसेस की बड़ी गिरावट का मिक्स्ड रिजल्ट आगे जाकर के लंबे अरसे में पॉजिटिव हो भी सकता है, लेकिन इमीडिएटली मिक्स्ड रिजल्ट दिखेगा हमको इसका। ये है आपके लिए रिपोर्ट्स। इस बीच 9,600 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी 35 अंकों का नुकसान इस वक्त दिखेगा, 75 अंक नीचे है सेंसेक्स, लेकिन असली मार जो पड़ती दिख रही है वो मिड कैप शेयरों पर पड़ रही है। लगभग 1% के आसपास की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में होती हुई दिख रही है, 150 अंक नीचे, और 0.5% नीचे बैंक निफ्टी होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ अहम लेवल को तोड़ने की तैयारी निफ्टी की होती हुई दिख रही है। 9,600 के थोड़ा सा नीचे फिसले तो सेंटीमेंट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, बैंक निफ्टी अब भी 23,600 के लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो काफी कुछ एक्शन बाजार में कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो सबसे ज्यादा कमजोर स्टॉक है फोर्टिस हेल्थकेयर, अब 9% टूट चुका है, लेकिन उसके सामने जिस स्टॉक की बात हम सुबह से कर रहे थे जेपी एसोसिएट लगभग 6% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। आइए अब कुछ और मुद्दों पर बात करें आशीष जी से। आशीष जी, ये चूंकि जो जीएसटी के रोल आउट की तैयारी है और 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, उसको देखते हुए क्या आप देख रहे हैं कैसा असर पड़ेगा, एक तो इकोनॉमी पर, दूसरा कंपनियों के कामकाज पर और बाजार पर? इन तीनों ही एंगल से समझाइए। देखिए, अगर आप कंपनियों का कामकाज की करते हैं बात, जैसे कि हम कई इन्वेस्टर्स को मिलते हैं और कई इन्वेस्टर्स को हम मिलते हैं जो बिजनेसमैन भी हैं या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलाते हैं या अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, तो मैं जिन किसी भी लोगों को मिलता हूँ कभी भी टूर पे, तो मैं देखता हूँ कि सारे ही लोग मेंटली बहुत बिजी हैं कि जीएसटी आ रहा है तो बहुत तैयारी करनी है, और सारे ही लोग क्लैरिटी, मतलब कहीं ना कहीं सब लोगों को जब तक 1 जुलाई आती नहीं है, 15-20 दिन, 1 महीना जब तक निकलता नहीं है, जब तक लोगों को एक्सपीरियंस होता नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि लोग प्री ऑक्यूपाइड हैं या बिजी हैं, या फिर क्लैरिटी किस तरीके से पूरा सिस्टम चलेगा उसके ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा कम मुझे समझ में आ रहा है। प्लस अहम बात क्या है कि अगर हम एक बिज़नेस चला रहे हैं तो हमारे वेंडर्स कौन हैं और हमारे कस्टमर्स कौन हैं, इनके साथ जो हमारा काम करने का तरीका है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, या जीएसटी के जो इम्पोर्टेंट किस तरीके का इन्वॉइसिंग होता है, किस तरीके की आपको फाइलिंग करनी है, और इसमें आप पूरे वैल्यू चेन में अपने वेंडर्स पे भी डिपेंडेंट हैं और आपके कस्टमर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये पूरा एक स्मूथ ऑपरेशन जो है, सिस्टम को एडजस्ट करने में मुझे लग रहा है 3 से 6 महीना लगेगा। सबकी अलग अलग तरीके की प्रिपेयर्डनेस होगी, इसलिए अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि पहले 1-2 महीने तक टाइमलाइंस को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया जाएगा और थोड़ी रिलैक्सेशन या थोड़ी रियायत दी जाएगी। सो एक तो ये है कि पूरा जो सिस्टम है, मुझे लग रहा है कि स्लो होने की पूरी आशंका है, मतलब बिजनेस लेवल है या बिजनेस का जो एक्टिविटी लेवल है उसमें थोड़ा स्लो आपको नज़र आ सकता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर आप बाजार की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बाजार पे कोई इमीडिएट इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बाजार में जब पता है कि, समझिए कि जैसे लोग बात करते हैं कि वाइट गुड्स है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है या ऑटोमोबाइल्स है या फिर अपैरल्स है, इन सब में जैसे लोग बात करते हैं कि 30 जून के पहले डी स्टॉकिंग हो रही है या बिजनेस स्लो हो रहा है, ये भी लोगों को पता है। जीएसटी को लेकर के लोगों को क्लैरिटी नहीं है या एंजाइटी है या लोग ज़्यादा मसरूफ़ है, ये भी सबको पता है। तो जिन चीज़ों का बाजार को पूरी तरह से पता है कि ये एक रेजीम चेंज है और इसमें एक स्लो डाउन होगा 3 महीने का या 4 महीने का, तो ये बाजार को पूरी तरह से पता है, और आगे जाके इसके क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं ये भी बाजार में सबको पता है। तो मुझे लग रहा है कि कंपनियों के अर्निंग्स में या आपको वॉल्यूम्स में अगर थोड़ी स्लोनेस दिखेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका बाजार पे असर दिखेगा, क्योंकि बाजार में ये पता है, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, और बाजार हमेशा अगले 6 महीने, अगले 1 साल में क्या होगा उसका इंतजार करेगा। 2-3 महीने के स्लोनेस के ऊपर मुझे नहीं लगता है बाजार में कोई फोकस होगा। अच्छा सर, फिर ये बताइए कि अब कुछ बाहर की एजेंसीज कह रही हैं कि मॉनसून को लेकर दिक्कत हो सकती है। कल मैं देख रहा था जापान की एक एजेंसी ने कहा, अच्छा शुरुआत में ये बात ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी ने भी कहा था, हालांकि मेट कह रहा है कि दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये भगवान ना करे ठीक हो जाए तो क्या बाजार में ये एक रीज़न हो सकता है जिससे बड़ी करेक्शन हो सकती है, और इस इवेंट के ऊपर फिर क्या आप जैसे फंड मैनेजर्स की भी नज़र है? देखिए, एक्चुअली पहले भी हमने कई बार देखा है कि बारिश का जो फोरकास्ट है
उससे समझिए कि थोड़ा कम बारिश होती है या फिर बारिश में डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो डेफिनेटली एक छोटा मोटा करेक्शन मार्केट में आता है, बट उसके बाद से लोगों की नज़र गवर्नमेंट की सप्लाई साइड मैनेजमेंट और इन्फ्लेशन कंट्रोल पे चली जाती है। दूसरी बात यह है कि जैसे बोलते हैं कि फार्म में डिस्ट्रेस है या रूरल सेक्टर में, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का बिल्कुल ये एक फोकस एरिया बना हुआ है। सो मार्केट में डेफिनेटली इसकी वजह से करेक्शन आ सकता है अगर इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आए तो, क्योंकि सेंटिमेंट के लिए बड़ा नेगेटिव है और शॉर्ट टर्म में हम सब जानते हैं कि सेंटिमेंट ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके गवर्नमेंट सप्लाई को कैसे मैनेज करेगी, इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करेगी या रूरल सेक्टर को कैसे सपोर्ट करेगी, वो तो आगे जाके देखने की बात है, लेकिन इमीडिएटली इसका सेंटिमेंट पर ज़रूर असर पड़ेगा। दूसरी बात देखने की ये है कि अगर हम केवल म्यूचुअल फंड सेक्टर देखते हैं, क्योंकि इसके आंकड़े मुझे ज़्यादा याद रहते हैं, तो 6 लाख करोड़ का जो म्यूचुअल फंड का सेक्टर है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, उसमें से मेरे ख्याल में करीब 1 लाख करोड़ रुपया बैलेंस फंड्स में है। और ये बैलेंस्ड और डायनामिक फंड्स में आज के तारीख में 40 से 50% कैश है, कैश या कैश इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं। तो 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपया मुझे लगता है कि बैलेंस्ड और डायनामिक फंड्स के पास कैश होल्डिंग है। और अगर आप आमतौर के जो इक्विटी फंड्स देखते हैं जिसमें 5 लाख करोड़ का कॉर्पस है लगभग, इसमें भी मुझे लग रहा है कि 7, 8 या 10% तक का कैश है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो केवल म्यूचुअल फंड सेक्टर के पास कम से कम 70-75 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 90 हज़ार से 1 लाख करोड़ का कैश है, प्लस हर महीने का फ्लो कम से कम 5 से 6 हज़ार करोड़ का नेट है। और इसी तरह से इंश्योरेंस के आंकड़े होंगे, इसी तरह से आप देखिए रिटेल में किस तरह से नए इशुएंसेस में पैसा आ रहा है, उसके अलग आंकड़े होंगे। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी तरीके का जो करेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन होना मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट या डिप्लॉयमेंट किया नहीं है और उनके पास एक्चुअली बहुत बड़ा कैश होल्डिंग है। ये है राय इस वक्त आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोमैया साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। 9600 के नीचे फिसलने के बाद थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करा, 9600 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश ऐसा लग रहा है निफ्टी की। 26 अंक नीचे इस वक्त है, 45 अंक नीचे सेंसेक्स थोड़ा कम कमजोर है, लेकिन ज़्यादा कमजोर है मिड कैप इंडेक्स और यहाँ पर रिकवरी के कोई संकेत आते दिख नहीं रहे। इनफैक्ट 1% का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में आप होते हुए देखेंगे। और बैंक निफ्टी जरूर एक बात कहनी होगी कि 23,600 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं वो सपोर्ट कितनी देर कितना कामयाब होता है, लेकिन ओवरऑल कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है बाजार में। और आज का सबसे बड़ा लूजर अगर कोई स्टॉक है तो वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। 8-9% तक का बड़ा कट फोर्टिस हेल्थ केयर में आता हुआ दिख रहा है और कहीं से कोई किसी भी लेवल से इस स्टॉक में अब भी रिकवरी नहीं आई है। ये एक बात कहनी होगी जो आज वायदा कारोबार के बैन में भी है। चलिए, तो बाजारों ने शुरुआत तो पॉजिटिव की, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिख रहे हैं हफ्ते के आखिरी दिन लंबे वीकेंड से पहले। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव जुड़ रही हैं अब हमारे साथ, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब हम देंगे अगले आधे घंटे तक लगातार। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।